नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आरएसएस और बीजेपी अपने डर को लोगों में हिंदू मुसलमान कर फैला रही। जी हां, डर रही है बीजेपी, इसलिए भाई को भाई से लड़वा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी फैलाती है नफरत, देश में भाईचारा खत्म हो चुका है। जी हां, वोटों की राजनीति कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चाचा शिवपाल बोले असली सपा हम ही है। जी हां, शिवपाल ने अखिलेश से बदला ले लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल में गरजे मल्लिकार्जुन खड़से, बोले सिर्फ 48 घंटे बचे बीजेपी की विदाई होने में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नितिन गडकरी ने की मनमोहन सिंह साहब की तारीफ। बोले अगर उन्होंने आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो देश अब तक बर्बाद हो गया होता। मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, उनके ही मंत्री ने कर दी मनमोहन सिंह साहब की तारीफ। वहीं पर दिल्ली एमसीडी चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कूड़े पर फिर छिड़ी जंग। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सपा नेता पहुंचे इलेक्शन कमीशन। अखिलेश बोले तत्काल में हटाओ इस कमिश्नर को, क्योंकि इसके रहते जो है यहां पर चुनाव जो है दोस्तों निष्पक्ष नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें अंजनी कुमार वही है दोस्तों जिन्होंने आजम खान के ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे किए थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मेरठ में मनचलों का आतंक, योगी आदित्यनाथ की पुलिस पूरी तरीके से बेअसर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जातीय जनगणना कराओ, 50% आरक्षण के दायरे में आना चाहिए। जी हाँ, ईवीडब्ल्यूएस को लेकर जमकर घमासान हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार की नोटबंदी पर उठे गंभीर सवाल। बीजेपी ने की देश की जीएसटी और अर्थव्यवस्था को बर्बाद। वहीं पर योगेंद्र यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत को तोड़ नहीं पाएंगे, हम उसे जोड़ेंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी का डर भाई को भाई से लड़वा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज इतने साल बाद भी नोटबंदी और जीएसटी पर बात नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नाकामियां भाई को भाई से लड़ाकर खत्म होती है। राहुल ने कहा कि देश में रहने वाले शांति अमन वाले लोगों को लड़ाया जा रहा है, जानबूझकर हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिखी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का डर ही है जो वो लोगों को लड़ने पर मजबूर कर रहा है, लड़वाने पर मजबूर कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़वाया जाता है। कभी आप समझिए, कभी हिंदू भाई को तो कभी मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जाता है, और ये सब कुछ बीजेपी के राजनीति का ही एक हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को डर लगता है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना छिन जाए, इसीलिए अपने सत्ता के लालच में भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर बाप बेटे से लड़ता है तो घर सिर्फ बर्बाद ही होता है, अगर भाई भाई से लड़ता है तो भी घर बर्बाद होता है, और यही डर बीजेपी लोगों में पैदा कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि इतने साल बाद भी मोदी सरकार कभी भी जीएसटी और नोटबंदी पर नहीं बोलती, सिर्फ हमारे देश में 2 पूंजीपतियों का ध्यान रखा जा रहा है और उनके कंधों पर रखकर ही पूरा देश चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी के बल पर मोदी सरकार ये सब कुछ करती है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, आज टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुकी हैं। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आज जीएसटी हमारे दायरे में नहीं है, रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है। जब रुपए के बारे में बात करो तो गोदी मीडिया कहती है रुपए कमजोर नहीं बल्कि डॉलर महंगा हो रहा है। कमाल की बात यह है कि ये वही मीडिया है दोस्तों जब मनमोहन सिंह साहब को घेरा करती थी और कहती थी कि रुपए कमजोर हो रहा है, लेकिन जब मोदी सरकार आई दोस्तों तो आप समझिए कैसे रूल्स अचानक से बदल गए। गिरते रुपए को कमजोर नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सबसे पहले ये कहा था और उसके बाद पूरी गोदी मीडिया यही जपने लगी कि डॉलर मजबूत हो रहा है। वाह भाई, हम रहते इंडिया में हैं लेकिन मजबूत डॉलर हो रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नितिन गडकरी ने की मनमोहन सिंह साहब की तारीफ, बीजेपी को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी इन दिनों बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं और नितिन गडकरी के मुंह से सिर्फ सच ही सच निकल रहा है। हालांकि गडकरी साहब जो हैं उन्होंने उनका ज्यादातर राजनीतिक कैरियर जो रहा है दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी समय का रहा है और नितिन गडकरी के कुछ बयान ऐसे हैं दोस्तों जिनकी तारीफ करना पड़ती है। नितिन गडकरी क्योंकि उस समय के नेता है जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, तो एक तरीके से उनमें इतना बीजेपी की तरह छल कपट नहीं है अगर एक तरीके से किया जाए कंपेयर। इसीलिए नितिन गडकरी ने आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक सुधारों की 1991 यानी कि 1991 में अगर मनमोहन सिंह साहब आर्थिक सुधार नहीं करते तो आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकती। आपको बता दें उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिलहाल जब मैं महाराष्ट्र में था तो मनमोहन सिंह साहब ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी महाराष्ट्र की सड़कें बनाने में, और जब महाराष्ट्र की सड़कें बनी तो उसमें मनमोहन सिंह साहब का पूरा योगदान था। आपको बता दें नितिन गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज मनमोहन सिंह साहब को हम इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि उनके आर्थिक सुधारों के कारण ही देश अब तक चल रहा है। आप समझिए दोस्तों, मनमोहन सिंह साहब ने अगर ये काम नहीं किया होता, अगर आर्थिक सुधार नहीं हुए होते तो दोस्तों इस वक्त हम श्रीलंका से बदतर हालात में जी रहा होते या फिर शायद हमारे देश में भी वही हालात हो रहा होते। लेकिन आप समझिए मनमोहन सिंह साहब की तारीफ करने के बजाय उल्टा बीजेपी मनमोहन सिंह साहब को घेरती रहती है। वो तो भला हो नितिन गडकरी का जो उनके मुंह से सच निकला, लेकिन दोस्तों यही बीजेपी जो मनमोहन सिंह साहब को गलत बताती है। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने देश को 60 साल पीछे धकेल दिया है। उनके नोटबंदी के फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है कि जिसके बारे में आप और हम बात नहीं कर सकते। इसीलिए नितिन गडकरी ने जो बात कही है दोस्तों मनमोहन सिंह साहब के बारे में, उसको सल्यूट करता हूं मैं। क्यों करता हूं? क्योंकि अगर देश में मनमोहन सिंह साहब नहीं होते दोस्तों तो शायद आज देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा होता। और नरेंद्र मोदी ने 60 साल का काम अभी कर दिया है, 60 साल पीछे देश को धकेल दिया। आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है ये आप देख ही रहे हैं। इतना भी जो देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है ये मनमोहन सिंह साहब की बदौलत है। बीजेपी वालों को तो दोस्तों मनमोहन सिंह साहब की हाथ पैर जोड़ना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर एक छोटा नेता मनमोहन सिंह साहब को गलत ठहराता है। जबकि मनमोहन सिंह साहब इतने पढ़े लिखे थे दोस्तों कि उनके लिए हुए फैसले आज भी आपके और हमारे काम आ रहा है, देश के काम आ रहा है। लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता कि बीजेपी समझेगी, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों में झूठ बसा होता है, जो लोग झूठ पर जीते हैं, उनको सच्चाई दिखाई नहीं देती। और ये आप भी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में आज कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से गरजे जी हाँ दोस्तों हिमाचल में। दरअसल आपको बता दें जल्द ही दोस्तों चुनाव आ रहा है, सिर्फ महज 48 घंटे का समय रह गया। ऐसे में आपको बताते चले जमकर हमला बोला, जी हाँ हमला बोलते हुए नजर आ गए हैं मल्लिकार्जुन खड़से। अध्यक्ष पद के बाद ये पहली बार है जब मल्लिकार्जुन खड़से हिमाचल में अकेले गरज रहा। आपको बता दें शिमला से मल्लिकार्जुन खड़से ने गरजते हुए कहा कि बीजेपी की विदाई होने वाली है, सिर्फ 24 घंटे रह गए, 24 घंटे बाद बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल देंगे। आपको बता दें दोस्तों इस बार हिमाचल के चुनाव में जबरदस्त तरीके से सेंध लगाएगी कांग्रेस, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के मूड में। दरअसल आपको बता दें कुल सीट 68 है, यानी कि 68 सीटें हैं दोस्तों हिमाचल में। इस 68 सीटों में अभी फिलहाल बीजेपी की सत्ता बन गई थी। लेकिन आपको बता दें जो हिमाचल का इतिहास रहा है वहां पर 5-5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इससे कोई मायने नहीं है दोस्तों। देखिए सिंपल सी बात यह है कि अब की बार कांग्रेस ने पूरी जान फूंक दी है हिमाचल को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल में चुनाव के वक्त बीजेपी बौखलाई हुई है। पुरानी पेंशन बहाल का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने अपने छोटे से छोटे जितने भी कर्मचारी होते हैं या फिर दोस्तों पार्टी के जितने भी वो होते हैं कार्यकर्ता, उन सबको आपस में जोड़ा है। जिन लोगों में मतभेद था उनको भी एक किया है ताकि हिमाचल में इस बार कांग्रेस की सरकार बन पाए, और वो भी बड़े ही दमदार तरीके से। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार दोस्तों अगर हिमाचल कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी समझते हैं कि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस
और हिमाचल को लेकर एक बड़ी चीज सामने ये आई है कि कांग्रेस दोस्तों पूरी कोशिश में है हिमाचल इस बार अपने कंट्रोल में कर ले। उसके बाद गुजरात में भी कांग्रेस की नजर है। भले ही कांग्रेस दिखाई नहीं दी, लेकिन बड़े ही स्मार्टली वो डोर टू डोर प्रचार कर रही है। और ये बात बीजेपी को पता है कि कांग्रेस जो है वो गुजरात में भी एक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का फिर बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा है, इस बार दिल्ली से और गुजरात से दोनों जगह से बीजेपी को भगाएंगे। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि अगर वो एमसीडी चुनाव में जीतते हैं तो वो इस कूड़े को हटवा देंगे और दिल्ली को एक नई राह देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का 22 साल से एमसीडी पर जो यहाँ पर शिकंजा कसे हुए बैठी हुई है, ऐसे में अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आपको बता दें दोस्तों दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की है, लेकिन एमसीडी नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। अब इसी कब्जे को छुड़ाना चाहती है अरविंद केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि फिलहाल जैसे ही उनकी यहाँ पर एमसीडी में जीत होगी, दिल्ली वासियों के यहाँ पर जिन्होंने कूड़े के ढेर बनाए हैं इनको हटवाया जाएगा। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है गुजरात में, और इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बस इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी दोस्तों आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने ये कूड़ा फैलाया है। आप समझिए ये दोनों दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों दोस्तों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही मुस्लिमों के पक्ष में बोलने से डरते हैं। पहला मुस्लिमों पर जुल्म करता है, दूसरा दोस्तों मुस्लिमों के जुल्मों पर बोलने से डरता है। यानी कि आप समझिए नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों दोस्तों आरएसएस से इनकी तुलना की जाती है। सिंपल सी बात यह दोस्तों कि दोनों ही चड्डीधारी माने जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल भी उसी हुजूम से निकले हैं जिस हुजूम का हिस्सा दोस्तों अन्ना हजारिया था। अन्ना हजारिया को लोगों ने बहुत इज्जत दी। लोगों ने सोचा एक बुजुर्ग इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, देश के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि भैया वो तो बीजेपी का एजेंट था। बीजेपी के कहने पर अन्ना हजारिया ये सब कुछ करता था। आज सुख की जिंदगी जी रहा है। अन्ना हजारिया को बंगला दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, माल शाल लेकर अन्ना हजारिया अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अन्ना का जो अनशन का नाटक था वो दुनिया ने देखा था, दिल्ली में क्या नाटक करते थे, और उन्हीं के कुंभे से निकले थे अरविंद केजरीवाल। याद होगा आपको बीजेपी और खास करके मनमोहन सिंह साहब के ऊपर 2G पूजी न जाने कौन कौन से आरोप लगाए थे इस केजरीवाल ने। लेकिन दोस्तों अब जब खुद सत्ता में आ गया तो ये खुद ही वही भाषा बोलता है केजरीवाल जो कभी दोस्तों आप समझिए कांग्रेस बोलती थी। कांग्रेस भी कहती थी कि भैया यहाँ पर केंद्र की सरकार है, ठीक है, लेकिन आप समझिए दोस्तों आज केजरीवाल कहते हैं कि मेरे पास तो पुलिस कंट्रोल ही नहीं है दिल्ली में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूं, हाथ खड़े कर देता है। चलिए ये मान लिया कि अरविंद केजरीवाल का पुलिस पर कोई जोर नहीं है, लेकिन दोस्तों जुबान पर तो जोर है। जुबान से ये बंदा मुस्लिमों की पक्षकारिता करने में भी डरता है। तो फिर दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बंदा ये कह रहा है नोटों पर गणेश जी और दुर्गा जी की फोटो छाप दो, उसकी विचारधारा बीजेपी से भी खतरनाक होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सपा पोची चुनाव आयोग हटाओ इस इलेक्शन कमिश्नर को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों सपा काफी चर्चा में। आपको पता है कि रामपुर और 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाएगा। दरअसल आपको बता दें मामला 2019 का है, यानी कि 2019 का एक मामला है दोस्तों जिसमें आजम खान ने को 3 साल की सजा हुई है। ये वही आदमी है दोस्तों जिसने आजम खान के ऊपर ताबड़तोड़, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इसने आजम खान के ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे किए थे, और उसमें दोस्तों आजम खान को बड़ा झटका भी लगा भी, जिसमें उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई। आपको बता दें दोस्तों ये 2019 का वही अब इस बंदे को दोस्तों अंजनी कुमार इसका नाम है, इसको मुरादाबाद का कमिश्नर बना दिया गया है, जिसके बाद सपा इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है और उसने ईसी से साफ साफ कहा है कि फिलहाल इसको अंजनी कुमार को हटाया जाए क्योंकि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि ये वही, क्योंकि अंजनी कुमार वही है जिसने आजम खान के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुकदमे लगा दिए और आजम खान को फंसा दिया। और ये किसके कहने पर हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ के कहने पर। सिंपल सी बात है, योगी अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही लोगों को
कहते हैं कि जाओ आजम खान के ऊपर मुकदमे लगाओ, और एक के बाद एक ये लोग मुकदमे ठोकना शुरू कर देते हैं। आजम खान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और भी कुछ बातें थी हालांकि उसमें, लेकिन दोस्तों वो इतना भड़काऊ भाषण नहीं था जिसमें आजम खान को 3 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन आप भी जानते हैं कि नुपुर शर्मा, टी राजा और दोस्तों जिंदाल, इनसे खतरनाक बयानबाजी कोई नहीं करता। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इन लोगों ने अपनी गंदी जुबान से क्या क्या बोला है ये आप भी जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनको सजा होना चाहिए 5-6 साल की, उनको तो नहीं होती है, लेकिन आजम खान को तुरंत 3 साल की सजा सुना दी जाती है। हालांकि अभी उनके पास ऑप्शन है, हाई सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है, और ये मामला जाहिर सी बात है उनकी विधायकी रद्द नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा है कि भैया इनकी विधायकी रद्द क्यों की है। सिंपल सी बात यह है कि स्पीकर के पास ये अधिकार रहता है कि वो विधायकी रद्द कर दे, और स्पीकर ने अपने अधिकार को यूज करते हुए चालाकी से आजम खान की विधायकी रद्द कर दी। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी विधायकी दोस्तों उनको वापस मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं कि ये मामला जितना तुल दिया जा रहा है इतना बड़ा है नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2 दुश्मन बन चुके हैं दोस्त। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों जो है यहाँ पर बिहार में जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ प्लानिंग चल रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो बिहार को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पप्पू यादव और आनंद मोहन दोनों दोस्त बन गए। आपको बताते चले दोस्तों ये वही आनंद मोहन है जिनकी बेटी की अभी सेरेमनी थी, जिसमें बिहार के जो है सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। उसी में दोस्तों देखने लायक तस्वीर ये रही कि 2 दुश्मन दोस्त बन गए। जी आपको पता होगा दोस्तों एक वक्त में पप्पू यादव और जो है यहाँ पर पप्पू यादव और उनके दुश्मन दोस्तों आनंद मोहन, इन दोनों के बीच में जमकर झड़प चला करती थी। लेकिन अचानक से आपको बता दें आनंद मोहन ने अपनी बेटी की सेरेमनी में पप्पू यादव को बुलाया था, जहां पर दोनों ने गले मिले, साथ में खाना वगैरह खाया। बताया जा रहा है कि आने वाली राजनीति में, बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों एक समय में इनका जबरदस्त तरीके से 36 का आंकड़ा था दोनों से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें योगेंद्र यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश तोड़ने की कोशिश कर रही है तो राहुल गांधी देश जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों पहले ही किसान आंदोलन में प्रचलित हो चुके योगेंद्र यादव दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में लगातार शामिल है। ऐसे में योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश में नफरत फैलाए, देश को तोड़े, और राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि जब मुझ 2 महीने में बहुत बदलाव आ गया है। जब पहले लोग मुझे फ़ोन लगाते थे तो मैं फ़ोन लगाता था तो कहते थे हम भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जुड़े, इससे क्या हासिल होगा। आज लोग कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ जुड़े। आपको बता दें बहुत बड़ा बदलाव आया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं उनकी विचारधारा का पता चल रहा है कि कौन क्या है। और सबसे सही बात ये है दोस्तों कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ इसके लिए नहीं है कि इलेक्शन जीते जाएं या फिर एक मजबूती बना ली जाए। ये भारत जोड़ो इसलिए भी है दोस्तों के देश में जो दूरी बनाई जा रही है, जो राजनीति में इसका फायदा उठाया जा रहा है, जो लोग ये कहकर वोट ले लेते हैं कि भैया देखो अगर दूसरों को वोट दिया तो ये लोग हिंदू विरोधी हैं, सांस लेना मुश्किल कर देंगे। लेकिन दोस्तों बीजेपी जो नफरत फैला रही है वो किसके खिलाफ फैला रही है? क्या राहुल गांधी दोस्तों मुस्लिम है? वो भी हिंदू है। जितने बीजेपी के ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं सारे के सारे हिंदू भाई हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी नफरत फैलाती है। बीजेपी को लगता है हम ही सबसे बड़े हिंदुत्व के पुजारी हैं, बाकी दूसरों को तो दोस्तों इन्होंने साइड में रख रखा है। लेकिन अब बीजेपी की ये जालसाजी काम नहीं आने वाली। अब जनता जान चुकी है कि बीजेपी क्या कर रही है देश में। 2024 में जिस दिन पासा पलट गया और जिस दिन देश का पीएम पलट गया, बीजेपी की ताकत अपने आप चली जाएगी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे दोस्तों।